हेलो एवरीवन, मैं संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर. Presently, I'm working as an account officer in Rajasthan power sector. एंड क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर अपनी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर वैकेंसीज आई है जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंट्स ऑफिसर की, तो ये वैकेंसीज़ के बारे में कुछ बेसिक डाउट्स है. प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी किस तरह की होनी चाहिए, कोशिश करूँगा मैं आपके सारे डाउट्स लेने की. उसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो उसको भी सॉल्व करने का मैं तरीका बताऊँगा. आप कैसे मुझ तक पहुँच सकते हो, बात कर सकते हो, मेरे साथियों के साथ पहुँच सकते हो, बात कर सकते हो. एक एक करके हम लोग चीज़ें शुरू करते हैं और सिस्टमेटिकली बात को आगे बढ़ाते हैं. देखिए, सबसे पहले वैकेंसीज़ के बारे में मैं शुरुआत करूँगा कि जो नोटिफिकेशन जो है वो दो तरह की पोस्ट के लिए निकला है. एक तो है अकाउंट्स ऑफिसर और दूसरा है जूनियर अकाउंटेंट. अकाउंट्स ऑफिसर की 11 पोस्ट है और जूनियर अकाउंटेंट की 313. ये हालांकि पहले का लिखा हुआ, जब नोटिफिकेशन नहीं था एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली 300 प्लस है, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो, 300 प्लस है. राजस्थान की 5 पावर कंपनीज है. इन 5 पावर कंपनीज के अंदर ये रिक्रूटमेंट है. 5 कौन कौन सी कंपनीज हैं मैं बता देता हूँ. 3 तो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम. एक है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड. एक है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड. 3 जो डिस्कॉम है, अजमेर, जयपुर और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड. इन तीनों के अपने अपने ज़िले हैं जहाँ पे ये लोग सर्विसेज देते हैं. ये कंपनी सर्विसेज देती है, ये कस्टमर्स को इलेक्ट्रिसिटी सेल करती है और मेंटेनेंस और इस तरह के वर्क्स करती है. तो अगर आप इन 3 कंपनीज़ के अंदर जाना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि आप इन ज़िलों के अंदर काम करना चाहते हैं. दूसरे इनके जो हेड ऑफिस रहते हैं अजमेर, जयपुर, जोधपुर, वहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट होती है, तो आप वहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं. राजस्थान विद्युत उत्पादन का काम है बिजली का उत्पादन. इसके जो पावर प्लांट होते हैं आप वहाँ पे, प्लस जो जयपुर में इसका हेड ऑफिस है वहाँ पे वर्क कर सकते हो. राजस्थान विद्युत प्रसारण जो है वो विद्युत प्रसारण का काम करती है. यहाँ से बिजली प्रसारित की जाती है कहाँ तक, डिस्कॉम तक, जो बिजली राजस्थान विद्युत उत्पादन से जनरेट हुई है उसको. तो ये सारे ज़िलों के अंदर ऑपरेट करती है कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है. तो आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप जब फॉर्म भरोगे, फॉर्म फिल करोगे, तो आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी होगी इन 5 कंपनियों में. जहाँ भी पोस्ट है, वैकेंसीज है, आप किस में जाना चाहते हो. और एक बार आपने जो पोस्ट, एक बार जो चॉइस आपने भर दी, जो चेंज नहीं हो सकती, आप कंपनी फिर चेंज नहीं कर पाओगे. चलिए, ये तो होगी थोड़ी सी बेसिक बात. अब कुछ एग्ज़ाम के बारे में बात कर ले. कंडक्टिंग बॉडी एग्ज़ाम कौन करवाएगा? IBPS करवाएगा, जो बैंक्स के एग्ज़ाम करवाती है, एक बॉडी है जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी. 2 तरह की पोस्ट है, अकाउंट्स ऑफिसर एंड जूनियर अकाउंटेंट. टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हमने बात कर ली. एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन का प्रोसेस, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ एक रिटन ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद में जो सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा एंड देन आप सेलेक्ट हो जाओगे. एग्ज़ाम की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है. हालांकि इसके बारे में ये ट्रेंड के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली एग्ज़ाम जो है 1 से 2 महीने के अंदर हो जाता है. जब नोटिफिकेशन आता है तो 15 से 20 दिन तो मिलते हैं आपको फॉर्म फिल करने के लिए, और प्लस आप 1 मंथ मान के चलिए जिसके अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा. तो आज से देखें तो हम अप्रैल एंड तक ये एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम हो जाएगी. कम समय बचा है, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि आप कम समय के अंदर अपने समय को कैसे सदुपयोग करें, कैसे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें. सिलेबस, इसके ऊपर तो मैंने हमारा डिस्कशन रहेगा अभी कि कैसे पढ़ना है. अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी. ये भी मैं सेपरेटली आगे कवर करूँगा. एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बता दूँ वैसे कि जो जूनियर अकाउंटेंट है उसके लिए बेसिकली ग्रेजुएट्स एलिजिबल है, मतलब बीकॉम या CA इंटर इस तरह की आपने कर रखी है तो आप एलिजिबल हो. प्लस एक RSCIT की रिक्वायरमेंट है. दूसरा अकाउंट्स ऑफिसर है, क्योंकि ये ऑफिसर कैडर का है तो इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA या CA में इस तरह की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए.
सैलरी में भी डिफरेंस है, ये 75,000 के अराउंड, ये 50,000 के अराउंड यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी आफ्टर प्रोबेशन। स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज, इसके बारे में तो पूरा डिस्कशन है हालांकि कि स्टडी मटेरियल क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। चलिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा बाद में आते हैं, अब सिस्टमेटिकली शुरू करते हैं। ये गलत लिख दिया यहाँ पे। सिलेबस की बात करते हैं। देखिए फॉर अकाउंट्स ऑफिसर ये सेम टू सेम सिलेबस है किसका, फॉर जूनियर अकाउंटेंट ऑल्सो, तो दोनों के लिए बात कर रहे हैं। एक पार्ट है पार्ट ए 60% वेटेज और 120 मार्क्स आउट ऑफ 200, टोटल 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें से 120 नंबर का वेटेज रखता है ये पार्ट ए, जिसके अंदर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉ एंड प्रैक्टिस एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑल टॉपिक्स आर ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। चलिए दोबारा से करते हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है। पहला है अकाउंट्स, दूसरा है टैक्स, तीसरा है ऑडिट, चौथा है कॉस्ट और पांचवा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 5 सब्जेक्ट है। इन 5 सब्जेक्ट को आपने पढ़ लिया और 120 मार्क्स आपने कवर कर लिए तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए इनके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में मैं बात करना चाहूँगा। जो 5 सब्जेक्ट है, पांचों के पांचों इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं, किसी का वेटेज कम या ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक कम है एक ज़्यादा है। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ सब्जेक्ट बड़े हैं कुछ छोटे हैं, लेंथी है। जैसे अकाउंट्स के अंदर 3 पार्ट आ जाते हैं, फाइनेंशियल बीकॉम फर्स्ट ईयर, कॉर्पोरेट बीकॉम सेकेंड ईयर एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम फाइनेंशियल ईयर प्लस एडवांस अकाउंटिंग, और इस तरीके से मिला के ये अपने आप में लेंथी है। टैक्स, इसके अंदर इनकम टैक्स है और जीएसटी का बेसिक पार्ट है तो ये थोड़ा छोटा है। ऑडिट भी थोड़ा कंपेरेटिवली कम है। कॉस्ट और एफएम अपने आप में काफ़ी विस्तृत है, डिटेल्ड है। तो देखिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ये देखा गया है लास्ट के एग्ज़ाम में जूनियर अकाउंटेंट के और एओ में, उससे पुराने एग्ज़ाम से भी अगर आप बात करोगे जो कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया उनके, तो जो क्वेश्चंस का लेवल होता है बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसके बारे में, एवरी टॉपिक, जो भी टॉपिक है उसके बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये जनरली देखा गया। हो सकता है आपको 120 में से 5 सवाल मिल जाए ऐसे, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक कैसे, जैसे मैं अगर ऑडिट की बात करूँ, फॉर एग्जांपल हम ऑडिट की बात करें कि ऑडिट के एग्ज़ाम के अंदर क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। देखिए ऑडिट वैसे बहुत लंबा चौड़ा है, इसको आप टुकड़ों में बांट के देखोगे तो एक इसके अंदर पार्ट आएगा आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दूसरा आएगा कंपनी ऑडिट, तीसरा आता है अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स होती है वो, फिर आता है वाउचिंग, वेरिफिकेशन, इस तरह की चीज़ें मेनली रहती है। अब एग्ज़ाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन एसेज के ऊपर। कोई पूछ लिया कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये कौन सा ऐसे है, तो आपको बताना पड़ेगा ये ऐसे 230 है। तो इनके जो नाम और एसेज के नंबर आपको क्लियर होने चाहिए। ये किस तरह का क्वेश्चन हुआ, बेसिक क्वेश्चन हुआ। आपने ज़्यादा पूरा ऐसे भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपने एक बार उसके सारे नाम और नंबर पढ़ लिए और एक बार समझ लिया कि ये ऐसे कहता क्या है। जैसे ऐसे 230 कहता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर को डॉक्यूमेंट बनाने होंगे और वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होगी, तो क्वेश्चन आएगा हुज प्रॉपर्टी आर दी वर्किंग पेपर्स। ऑप्शन दिए होंगे ऑडिटर, क्लाइंट, ऑडिटी और इस तरीके से गवर्नमेंट। आपको देखना है कि ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। बेसिक क्वेश्चन या ऐसे का नंबर पूछ लिया तो आप ये फटाफट कर सकते हो ये पार्ट। आपको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा सीए इंटर में या कहीं और पढ़ते हैं वैसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एसेज के नंबर क्या है और नाम क्या है। कंपनी ऑडिट 10 सेक्शन है, 139 से लेके 148 तक, 139 to 148, 10 सेक्शन से आपको 5 से 10 सवाल मिलेंगे। श्योर है मिलेंगे ही मिलेंगे।
अब इसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया, उसके क्वालिफिकेशन हो गए, डिस्क्वालिफिकेशन हो गए, राइट्स हो गए, ऑब्लिगेशन हो गए, रिपोर्टिंग हो गई, सारी चीज़ें कवर हो गई। ये आपको अच्छे से करना है। फिर जो डिफरेंट ऑडिट्स है, हर ऑडिट को बारे में आपको जानना है। जैसे मैनेजमेंट ऑडिट क्या हुआ, कॉस्ट ऑडिट क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑडिट क्या हुआ, ये हर टॉपिक अपने आप में बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको वहाँ डिटेल में नहीं जाना है, ना आपसे पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, क्या मैनेजमेंट ऑडिट कंपलसरी है, मैनेजमेंट ऑडिट कौन करता है, कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी है, कौन करवाता है, इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है, कौन करवाता है, गवर्नमेंट ऑडिट क्या होती है, बेसिक क्वेश्चंस। तो आपको हर ऑडिट के बारे में कम से कम आधा एक पेज उसका जो समरी है वो पढ़ना है। ठीक है, मेरी बात मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है ऑडिट सब्जेक्ट का। अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके भी बताऊँ आपको तो बात यही रहेगी। जैसे अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो अकाउंटिंग के अंदर पहला पार्ट आपने पढ़ना शुरू किया एएस। एएस में फिर से आप पढ़ोगे नंबर और नेम, हर एएस का नंबर और नाम। एएस 1 क्या बात करता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की बात करता है, ठीक है, पढ़ लिया। मेनली कौन सी पॉलिसीज़ होती है, 3 तरह की पॉलिसी होती है, 3 तरह की अजम्पशंस होती है, जो भी है आपने एक बार बेसिक पढ़ लिया, एएस 2 पढ़ लिया, 3 पढ़, सिर्फ बेसिक पार्ट आपको पढ़ना है। एग्जाम में बेसिक ही पूछा जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी वैसे ही आपने बेसिक पढ़ लिए, पहले ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट, फिर पीएनएल, जो भी है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपने शेड्यूल 3 पढ़ लिया, अमालगमेशन पढ़ लिया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। अब अमालगमेशन अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन आपसे सिर्फ क्या पूछा जाएगा, अमालगमेशन के 2 मेथड्स क्या हैं और एंट्रीज आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, समरी फॉर्म में पढ़नी है। कम से कम कंटेंट पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अंदर आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे। हर टॉपिक आप कम से कम एक बार वापस से पढ़ें ज़रूर। बस एफएम की बात करूं तो उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस, रेशियो एनालिसिस। कॉस्टिंग की बात करूं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कुछ बेसिक, वेरिएंस, मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, बजटरी कंट्रोल के अंदर इस तरह की प्रोसेस कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। सिर्फ आपको कोशिश करनी है कि आप कम से कम एग्ज़ाम से पहले इन 5 सब्जेक्ट को एक बार आँखों के सामने से ज़रूर निकालें। हर टॉपिक को कम से कम समय देना है, लेकिन सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। अगर आपने इतना कर लिया और इस पार्ट के अंदर 120 में से आप 90 प्लस अगर आप टारगेट करके चलोगे, जो इजीली लाए जा सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, सिर्फ आज से ही शुरू करना है। बस एक ही बात ध्यान रखनी है, आपको अलग अलग सोर्सेज के लिए अलग अलग बढ़िया किताब ले आऊँ, बढ़िया कोचिंग में चला जाऊँ, बढ़िया वीडियो देख लूँ, ये चीज़ों में नहीं पढ़ना है। ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में, पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम में तो हेल्प नहीं करेगी। हो सकता है सीए के, सीएस के उस एग्ज़ाम में आपका वो ज्ञान काम आए, वो डिटेल नॉलेज, वो कोचिंग आपकी काम आए। यहाँ पे आपको सिर्फ चीज़ें एक बार से जो पढ़ रखी है आपने बीकॉम में, सीए में, सीएस में, सीएमए में, जहाँ भी 11th में, 12th में, सिर्फ एक बार आपको रिवाइज करनी है, एक बार वापस से देखना है। इस संबंध में मैं थोड़ा सा और आपको एक चीज़ बताऊंगा। ये जो पोर्टल है वन एग्ज़ाम, यहाँ पे हमने कोशिश की है, मेरे साथियों ने मिलके, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, मैंने भी पर्टिकुलर मेरे जो नोट्स, मैं जो पहले टीचिंग करवाता था, बच्चों को पढ़ाता था, सीएस इस तरह के, तो अपने नोट्स को और उन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने कोशिश की है कि इन कम से कम जो 5 सब्जेक्ट है इनको कंपाइल किया है, अपना जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसके हिसाब से, और सबसे मेन बात उसको कंसाइज फॉर्म में किया है। हर सब्जेक्ट को कोशिश की है अंडर 200 पेजेस रखने की। वैसे अगर अकाउंटिंग के तीनों पार्ट की बात करें, एएस, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये 1000 पेज से ज़्यादा का कंटेंट है, लेकिन इसको 100 से 150 पेज के अंदर हमने कंपाइल करने की कोशिश की, ताकि एक बार एक पेज के अंदर आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आप वापस से क्या कर पाओ, रिवाइज कर पाओ। ठीक वैसे ही इनकम टैक्स की समरी दी है हर सेक्शन की, कॉस्ट अकाउंटिंग की समरी दी है, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटरी, प्रोसेस, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉस्ट के जो कॉन्सेप्ट है सबको एक एक बार आप छू पाओ,
इसीलिए ये जो हमने कंसाइज फॉर्म में चीज़ें तैयार की है। फिर 40% वेटेज रहता है किसका, पार्ट बी का। देखिए ये 80 मार्क्स के लिए आता है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात वहाँ आप माने चाहे नहीं माने, हो सकता है आप कोई दूसरी किताब कुछ भी करें, यहाँ पे आप मेरी सलाह ज़रूर मानना। एग्ज़ाम में समय कम है, इनके लिए आप सिर्फ वही करना जो मैं बता रहा हूँ आपको। रीजनिंग के लिए आप एक किताब आती है, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जो मैंने खुद पढ़ी है। मैं हर आदमी को यही बताता हूँ, इसके अलावा कोई किताब नहीं पढ़नी है। अमेज़न पे 160 रुपये की मिल जाएगी, 200 पेज की है। इसके अंदर करीब 20 चैप्टर है, आपको हर चैप्टर का एक पेज जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है। सिर्फ उसी पैटर्न पे 15 से 20 सवाल आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे और आप इजीली ला सकते हो। इन 20 में से 15 नंबर सही ला सकते हो। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, सिटिंग अरेंजमेंट के, कलर कॉम्बिनेशन के, कोई आकृतियाँ दी जाती है उनमें से पहचानने के, डेट्स का खेल हो गया, अल्फ़ाबेट्स का, नंबर्स का, उसको अरेंज करना, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस वो सारे आपकी इस बुक में कवर हो जाएंगे। अरिहंत पब्लिकेशन की रेड कलर की ये बुक मिलेगी आपको, आप इसको ज़रूर परचेज़ करें। मेरी नहीं है हालांकि, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है। मैथमेटिक्स के लिए आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 10th तक की मैथमेटिक्स है, तो अगर आपको आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती, आप कुछ नहीं कर सकते। जीके के लिए भी कोई भी किताब नहीं खरीदें, बिल्कुल गलती नहीं करें कोई किताब ला के आप बड़ी सी जीके की। जीके बेसिक पूछा जाता है, जैसे कुछ पॉलिटिकल न्यूज हो गई, राष्ट्रपति कौन, प्रधानमंत्री कौन, उपराष्ट्रपति कौन, राज्यसभा का चेयरमैन कौन, राज्यसभा का चेयरमैन, राज्य लोकसभा का चेयरमैन कौन, इस तरह के क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हो गई, हाल ही में जो न्यूज़ में रही हो कोई, ठीक है, कोई इवेंट हुआ हो हाल ही में खास, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन जो अगर आप अखबार पढ़ते हो तो आपको आइडिया होगा। नहीं है तो वो आइडिया आप लाया नहीं जा सकता एक दिन में, आप एक किताब पढ़ के वो आइडिया नहीं ला सकते। कॉस्ट बेनिफिट सही नहीं है, मतलब जो कॉस्ट आप लगाओगे इसको पढ़ने में उतना बेनिफिट आपको नहीं है। तो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ही कोई चीज़ पढ़ें, और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा पर्सनली आप इसके लिए कोई सेपरेटली किताब या बुक परचेज करें। नेक्स्ट पार्ट है हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। इसके लिए देखिए जो जनरल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कोई इस तरीके से मीनिंग या इस तरह की चीज़ आएगी, वो तो आप कर सकते हो। एक पार्ट आता है इसके अंदर पैसेज का, जो करीब 10 से 15 नंबर का होता है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। तो इसके लिए आप ज़रूर कर सकते हो कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस कैसे, देखिए पैसेज के अंदर गलती क्या करते हैं हम लोग, एग्ज़ाम के अंदर समय कम होता है, ऊपर टाइमर चलता रहता है टिक 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 टिक, और वहाँ पे हम लोग पैसेज पढ़ने बैठते हैं। ओहो पैसेज मिल गया, 5 सवाल करेंगे, पैसेज पढ़ा, पहला सवाल पढ़ा, फिर से पैसेज पे गए, उत्तर ढूंढने लगे, दूसरा पढ़ा, फिर से पैसेज पे गए, उत्तर ढूंढने लगे। ये तरीके में आपका टाइम 5 बार आप पैसेज पढ़ोगे 5 क्वेश्चन के लिए, आपका टाइमर तब तक ख़त्म हो चुका होगा। ये गलती मेरे साथ हो रखी है एक बार किसी दूसरे एग्ज़ाम में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, और मेरी भी कोशिश है कि अपने ही इस पोर्टल पे कम से कम इनके दोनों के 5-5, 10-10 पैसेज के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूँ। तो आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार, ताकि आपको कैसे कम समय के अंदर इसको अटेंड करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना, फिर उत्तर पे आना, फिर पैसेज पे आना, इस तरह की कुछ ट्रिक्स आपको अपनानी पड़ेगी। ठीक है, आप ज़रूर से प्रैक्टिस करें ये। तो आप 15 नंबर यहाँ ला सकते हो, 15 से 20 रीजनिंग में ला सकते हो, और कुछ नंबर इनमें ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगे। यही सेम सिलेबस रहेगा जूनियर अकाउंटेंट के लिए। ये तो हो गई स्टडी पार्ट का कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। मेरे हिसाब से क्लियर है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं तरीका बताऊंगा, आप मेरे से बात कर सकते हैं, या मेरी जो साथी फैकल्टीज़ हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आता है जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, MCQ। जो अपना एग्ज़ाम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। आप जितने ज़्यादा MCQ करोगे आपको एग्ज़ाम में उतना ही फ़ायदा होगा। कैसे, देखिए हर टॉपिक के ऊपर MCQ बनने की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा MCQs नहीं बन सकते। तो आप जब शुरू करोगे पढ़ना, आपने एक टॉपिक पढ़ा, समझ लिया, लेकिन आपको पता नहीं है उससे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप कम से कम उसके ऊपर 50-100 क्वेश्चन करोगे,
तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप खूब सारी प्रैक्टिस करें, खूब सारी प्रैक्टिस करें। मैं कहूँगा जितनी करोगे उतनी कम है। जिसने जितने ज़्यादा MCQ किए उसके एग्ज़ाम में नंबर उतने ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक तो ये प्रैक्टिस के MCQ हो गए, दूसरा जो मैंने आपके लिए तैयार किया है मेरे साथियों के साथ मिलकर, उसमें मैंने और भी लोगों की मदद ली है, एक्सपर्ट्स की मदद ली है। पर्टिकुलर जो पेपर है, एग्ज़ाम का पैटर्न है अपना, मैं जो बार बार कह रहा हूँ बेसिक क्वेश्चंस, उसके आधार पे हर सब्जेक्ट के जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंट्स ऑफिसर के 10-10 पेपर दोनों के तैयार किए, यानी करीब 1200 MCQ। आप वो मस्ट है, वो ज़रूर से करें। 1200 के अलावा भी आपको खूब सारे MCQ मिलेंगे, वो आपकी मर्जी है, आप करो नहीं करो, लेकिन ये 1200 क्वेश्चंस मस्ट है, आपको करने ही है। अगर आपने ये कर लिए तो आप एग्ज़ाम की जो थीम है उसको पकड़ लोगे, फिर एग्ज़ाम के अंदर गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप पढ़ के नहीं भी जाओगे, आधा अधूरा भी पढ़ के जाओगे, लेकिन जब एक MCQ करते हो तो उसके 4 ऑप्शन में 4 चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। 1200 में आपको 4800 चीज़ें समझने को मिलेगी। ये मेरा छोटा सा लॉजिक है, आपको आप इम्पोर्टेंस समझ लीजिए MCQs की। चलिए आगे जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं। सेम ही यही सिलेबस है, यही वेटेज है, तो कोई अलग से इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सेम ही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मैं यही बताऊंगा। पार्ट ए पे ज़्यादा फोकस रखिए, पार्ट बी के अंदर रीजनिंग हो गया, हिंदी इंग्लिश के पैसेज हो गए, इस तरह की बेसिक चीज़ें आप करके जाएँ साथ साथ में, और आप इजीली कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात हम कर लेते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए मैंने बताया आपको CA, MBA और MCOM इस तरह की एलिजिबिलिटी है। यहाँ हालांकि MCOM और BCOM में आपके 60% मार्क्स होने कंपलसरी है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए BCOM, CA इंटरमीडिएट, RS, CIT और इस तरह के। एग्ज़ाम का पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं, 120 एंड 80। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखिए कट ऑफ क्या होती है, जो हर कंपनी वाइज बनेगी। जिस कंपनी में आपने फॉर्म भरा उस कंपनी के अंदर मान लो 50 वैकेंसी है, तो ऊपर के जो 50 लोग हैं जिनके सबसे अधिक नंबर आए वो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। लास्ट एग्ज़ाम जो AO का था उसके अंदर जिसके 120 नंबर थे वो AO बन गया था। मतलब इस बार अगर आप मान के चलो थोड़ी वैकेंसी कम है तो 125 से अगर 135 नंबर आप लाते हो, ये मेरा अनुमान है, तो आप इजीली सेलेक्ट हो सकते हो। और तरीका मैंने आपको इसका बता दिया, 125 कैसे लाने हैं। आप कम से कम 90 नंबर का टारगेट करके चलिए पार्ट A के अंदर, और बाकी पार्ट B के अंदर 30 से 35 नंबर अपने आप आ जाएंगे अगर आपने रीजनिंग की वो किताब पढ़ रखी है तो। ठीक है, अब ये मेरी तरफ से स्पेशल टिप है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। देखिए सैलरी अच्छी है, अच्छी वर्किंग है, अपने यहाँ राजस्थान के अंदर जॉब है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जो पहले भी कह रहा था बार बार, डोंट लुक फॉर द मल्टीपल रिसोर्सेज एज इट विल वेस्ट योर प्रिसाइज टाइम। ज़्यादा किताबें, ज़्यादा जगह, कोचिंग कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। और जो पास्ट ट्रेंड है वो यही कहता है कि जनरली बेसिक क्वेश्चंस जो है वो हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो आपको अपना फोकस करना है ऑन लॉट ऑफ प्रैक्टिस questions to understand the pattern of exam and to continue study for 2 months to crack this exam। बस 2 महीने आप लगातार कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी फर्दर भी है, ये तो अब देखिए मेरी बात कर रहे हैं और मेरे साथियों की बात कर रहे हैं। चलिए, और टेस्ट सीरीज़ की इम्पोर्टेंस मैं बता चुका हूँ। कम से कम आप वो 10 टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि उससे आप एग्ज़ाम के पैटर्न का आपने नहीं भी पढ़ा है ना तो भी आप ज़्यादातर चीज़ें सही कर पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप एग्ज़ाम के अंदर बिना कुछ पढ़े सिर्फ प्रैक्टिस करके जाओगे MCQ की, तो भी आप सही कर पाओगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप में से कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट रखता हो, किसी भी तरह की कोई शंका हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कैसी भी, आप यहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपने चैट बॉक्स के अंदर जाके रिक्वेस्ट डाल सकते हो, वहाँ कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, या अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हो। मैं या मेरे साथी आपको ज़रूर जवाब देंगे, और बेस्ट जवाब देंगे जो हमारी तरफ से हम दे सकते हैं।
चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। मैं अंत में फिर से कहूँगा, जो सोचते हैं वो सोचते रह जाते हैं। आप अगर सोचने में लगे रहोगे क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो आप वहीं रह जाओगे, और जो करते हैं वो करके निकल जाते हैं। तो अगर आप सोचना बंद करें और करना शुरू करें, कुछ प्रिपरेशन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे आप 10 कदम पे पहुंचोगे, 100 कदम पे पहुंचोगे और डेस्टिनेशन पे भी